जा रही है। क्या आप लोगों तक आवाज हमारी जा रही है? ओके। अच्छा, पीडीएफ लिख लिए, बहुत अच्छा। रिवीजन भी किए थे। चलिए, आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का जो पीडीएफ दिए हैं उसी को बता रहे हैं और आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो साइंस से जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए इसमें कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते सुनते और नोट्स पढ़ते पढ़ते उनको याद रखने की कोशिश करना है, प्रयत्न करना है। क्योंकि अब जो है पूरा बेसिक आप ठीक नहीं कर सकते। बेसिक ठीक करने के लिए एक लंबा समय चाहिए। तो लेकिन आप चाहे तो वीवीआई क्वेश्चन जो है वो आप याद रख सकते हैं और उनसे आपका काम निकल जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है नोट? यस या नो? अच्छा, दिखाई दे रही है, रतन कुमार कह रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। आप लोग न्यूटन का नाम जरूर सुने होंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन ने ही यह बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से न्यूटन को जाना जाता है। इनके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है आपको अदिश राशि और सदिश राशि के संबंध में। इसमें जितना एग्जाम्पल हम लिखे हैं अदिश और सदिश का, उनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, उसको अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, विस्थापन
विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये चारों आपको सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल या चाल प्रवणता, याद रखिएगा चाल यदि केवल रहेगा तब वह अदिश राशि है, लेकिन चाल प्रवणता जो है वह सदिश राशि है। इसी तरह ताप प्रवणता जो है वह सदिश राशि है। तो सदिश में ये 4 2 6 गो एग्जाम्पल है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। वैसे और भी भौतिक राशियां सदिश के अंतर्गत आती है, लेकिन आपको कम से कम इतना याद रखना है। एक और यदि आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, संवेग। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ताप प्रवणता और चाल प्रवणता, ये सदिश राशि है। बाद बाकी आपको यहाँ पर जो भी दिख रहा होगा वो अदिश राशि है। अदिश राशि में आपको कौन कौन सा राशि याद रखना है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब अदिश राशि है। तो कम से कम सदिश को भी यदि कंफर्म करके आप याद रखेंगे तो अदिश जो है वह स्वाभाविक रूप से याद रह जाएगा। अगला टर्म है विराम और गति सापेक्षिक पद है। यानी कोई वस्तु गति में है, इसका अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब उसकी अपेक्षा कोई अन्य वस्तु विराम में हो, स्थिर हो। यदि सारी वस्तुएं एक साथ गति में आ जाए तो फिर हम गति का अनुभव नहीं कर सकते। गति और विराम जो है वह आपेक्षिक पद है। हेलो सर। हाँ सर, सदिश राशि और अदिश राशि का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर? देखिए, परिभाषा उतना नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप 9th 10th की इंटर का एग्जाम नहीं देंगे। वैसे अदिश का परिभाषा होता है जिसमें दिशा नहीं होती है और केवल परिमाण होती है, उसको अदिश कहते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है उसको हम सदिश कहते हैं। बस उसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें कौन अदिश है, इनमें कौन सदिश है। तो इसको आपको अदिश और सदिश का जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं उनको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है। जी सर। जी सर। इनके बाद आपको विस्थापन और दूरी है। विस्थापन किसको कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए, गति पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु ए पर थी और वह चल करके कहाँ पर पहुंची, बी पर पहुंची ना। ए और बी के बीच की दूरी कितना km है? 10 km है। और मान लेते हैं वह वस्तु फिर बी से चल करके कहाँ पर आ गई, ए पर। ए से चल के बी पर गई और बी से चल के ए पर आई, तो उसका जो दूरी होगा वह 10 गया और 10 आया, तो 20 km दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन में देखा जाएगा कि पहले वह जहां था और अभी जहां है, तो जहां था वहीं रिटर्न होकर के आ गया है, तो विस्थापन उसका +10 -10 0 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है विस्थापन वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है कि पहले कहाँ था अभी कहाँ है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन दिशा पर निर्भर करती है, वह एक सदिश राशि है, जबकि दूरी जो है वह दिशा पर निर्भर नहीं करती। गति पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी जो है
वह अदिश राशि है। ठीक है, जब दूरी में हम समय से भाग देते हैं तब चाल की प्राप्ति होती है, और विस्थापन में समय से पुनः नहीं आएगा तो जहां पर वह है, ठीक है, वहां से आपको जहां पर पहले था वहां के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगा। देखिए, दूरी में समय से भाग देने पर चाल की प्राप्ति होती है, और विस्थापन में समय से भाग देने पर वेग की प्राप्ति होती है। यदि वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तब उसे त्वरण कहते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु का पहले वेग था 5 मीटर प्रति सेकेंड और कुछ देर के बाद उनका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, तो हम कहेंगे कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, यानी वेग में परिवर्तन पॉजिटिव हो तो उसे त्वरण कहा जाता है। और यदि वेग घटे, जैसे पहले वस्तु का वेग हो 10 मीटर प्रति सेकेंड और वह घट करके 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसको हम मंदन कहते हैं ना। वेग में परिवर्तन यदि धनात्मक होता है तो उसको त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक होता है तो उसको मंदन कहते हैं। हाँ, दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करता है, श्वेता जी। देखिए 1 to 5 में आपको साइंस पेपर जो है, हाँ विजय, विस्थापन और दूरी एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। जो याद रखना है, मेन क्वेश्चन जो है वो याद रखिए। उतना आप लोगों को गहराई में नहीं जाना है, जाने के लिए तो हम बहुत गहराई में ले जा सकते हैं आपको साइंस पेपर में, लेकिन उतना गहराई में नहीं जाना है। गहराई में जाइएगा तो गोता लगाते लगाते डूब जाइएगा। सामान्य विज्ञान है, 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए आपको एग्जाम देंगे तो जनरल चीजें ही पूछी जाएगी, और जनरल चीज ही हमने नोट्स में लिखा है, बस उसी को आप सतही रूप से समझ में आता है तो आता है, नहीं तो रट लीजिए, सुनते सुनते याद कर लीजिए। देखिए, मूल भौतिक राशि और उनके मात्रक। मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या 7 है। कौन कौन है? एक लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है, एम से सूचित किया जाता है। दूसरा द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, केजी से सूचित किया जाता है। तीसरा मात्रक समय जिसका तीसरा भौतिक राशि समय हो गया, जिनका मात्रक सेकेंड होता है, एस से सूचित किया जाता है। चौथा हो गया विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, ए से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता जिनका मात्रक कैंडेला होता है, सी डी से सूचित किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा जिनका मात्रक मोल होता है, और एम ओ एल से इसको सूचित किया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये 7 गो मूल या आधारी भौतिक राशि है। ठीक है, एक गो शायद हमको लगता है कि इसमें छूट रहा है। हाँ, ताप नहीं नीचे है ना। तापमान एक गो और होता है भौतिक राशि जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो ये 7 गो जो है मूल या आधारी भौतिक राशि हो गया। ठीक है, और उनके बाद फिर संपूरक राशि है। संपूरक राशि में समतल कोण और ठोस कोण आते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसके अलावे कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशि भी हमने यहाँ लिखा है, और उनके मात्रक भी लिखे हैं।
लंबाई का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है न, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब, इसको हम क्या पढ़ेंगे प्रति। और यदि हम ये नहीं लिखे तो ऐसे भी लिखते हैं किलोग्राम, प्रति को हटा दे तो ये मीटर पर जो क्यूब है ना वो -3 हो जाएगा, इसको भी हम पढ़ेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ना। चाल का मात्रक इसी तरह मीटर प्रति सेकंड होता है, उसको ms⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, उसको ms⁻2 भी लिख सकते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको न्यूटन भी लिखा जाता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसको हम जूल कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको हम वाट कहते हैं। और कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसमें 3-4 को याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन कम से कम याद रखिएगा, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वाट, ये कम से कम याद रखना है। यहाँ पर कुछ उपसर्ग हम लिखे हैं, जैसे 10⁻9 को जीगा कहा जाता है, 10⁻6 को मेगा कहा जाता है, 10⁻3 को किलो कहा जाता है न, 10⁻2 को हेक्टो कहा जाता है, 10 को डेका कहा जाता है, 10⁻⁻1 को डेसी कहा जाता है, -2 रहेगा तो सेंटी, -3 रहेगा तो मिली, -6 रहेगा तो माइक्रो, -9 रहेगा तो नैनो। ये आपको उपसर्ग हैं, इनको आपको याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो कम से कम ये नैनो वाला याद रखिएगा और मेगा वाला याद रखिएगा। 10⁻6 को मेगा कहते हैं और 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं। एक माइक्रो भी याद रखिएगा, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। एक वो चीज एंगस्ट्रम होता है, एक एंगस्ट्रम, ए लिख करके ऊपर में 0 दे देंगे तो एंगस्ट्रम इसको कहते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है ना। तो ये कम से कम आप याद रखिएगा। उनके बाद प्रकाश वर्ष, जो भी आपको खगोलीय पिंड है जैसे कि तारा है या सूरज है, उसकी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, यदि किलोमीटर में रहेगा तो 1000 से भागा देंगे तो 15 के बदले 12 किलोमीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष जो है वह 9.46 गुना 10⁻15 मीटर अथवा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। एक पारसेक जो है वह 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उनका जो विस्थापन है वह हर एक बिंदु पर बदलते रहता है, जिसके कारण उसके वेग में लगातार परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति भी कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का भी उदाहरण है। सर आइजक न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम देने का कार्य किया, ये आप लोगों को पता भी होगा। गति संबंधी पहला नियम देते हुए उसने कहा कि कोई भी वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि वह एक समान वेग से गतिशील है
तो वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है और बल की परिभाषा मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किन पदों की परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा मिलती है और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। देखिए, कंबल को हम लाठी से पीटते हैं तो धूल झड़ जाता है, या जब गाड़ी घूमती है तो हम आगे की तरफ और रुकती है तो पीछे की तरफ जो झुकते हैं, या वह चलती गाड़ी से कूदना जो खतरनाक माना जाता है, ये इन सब घटनाओं की व्याख्या जो है हम न्यूटन के प्रथम गति नियम के आधार पर कर सकते हैं। न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma, ये न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। और खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को जो पीछे खींचता है, वहां पर न्यूटन के दूसरे गति नियम का ही उपयोग होता है। याद रखना है, न्यूटन के पहले गति नियम से जहां बल की परिभाषा मिलती है, वहीं न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान कहलाता है। क्वेश्चन क्या जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वह पृथ्वी के जितना नजदीक आती है उतना वेग उसका बढ़ता जाता है न। तो आपको पृथ्वी के तरफ जब गिरती है वस्तु तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और उसके वेग परिवर्तन की दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। स्मॉल जी का मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपको यह भी याद रखना है कि 1 किलोग्राम भार जो है वह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जो कि लगभग 10 न्यूटन हो गया। 9.8 न्यूटन लगभग 10 न्यूटन हो गया। जैसे किसी वस्तु का भार यदि 10 केजी है तो पृथ्वी उसको कितने बल से आकर्षित कर रही है, यदि ऐसा एग्जाम में पूछेगा तो आप 10 को 9.8 से गुना कर दीजिएगा तो 98 न्यूटन आपको आपका उत्तर हो जाएगा। यानी याद रखना है कि 1 केजी भार जो है वह 9.8 न्यूटन बल के बराबर होती है। अलग अलग ग्रह और उपग्रह पर जाने से वस्तु के भार में तो परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अलग अलग ग्रह उपग्रह पर जाने से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चंद्रमा पर यदि आप जाते हैं तो पृथ्वी पर यदि भार आपका 72 किलो है तो चंद्रमा पर वह 12 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, लेकिन द्रव्यमान पर लेकिन द्रव्यमान पर आपको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप चंद्रमा पर जाए कि मंगल ग्रह पर,
द्रव्यमान सेम रहता है, भार आपको बदलते रहता है, ठीक है। और किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। इसके बाद याद रखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, एक हुआ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, एक हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जो फिजिक्स जानते होंगे उनको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो गुरुत्वाकर्षण का यदि सार्वत्रिक नियम पढ़े होंगे तो वही से गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभी जिसका फिजिक्स मैथ कमजोर है तो वो इसको रट लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इसके बाद बल का यहाँ पर प्रकार है। देखिए बल जो है ना वह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्श बल, क्या होता है स्पर्श बल, और दूसरा होता है दूरी पर क्रिया बल। एक होता है स्पर्श बल और दूसरा होता है दूरी पर क्रिया बल। स्पर्श बल किसको कहते हैं? वैसा बल जिसे आरोपित करने के लिए वस्तुओं के बीच संपर्क होना जरूरी है उसको स्पर्श बल कहते हैं। जैसे कि आपको विद्युत बल है, कौन सा बल? विद्युत बल। किसी भी वस्तु पर विद्युत बल यदि आरोपित होगा तो जो विद्युत के स्रोत हैं तार और उस वस्तु के बीच संपर्क होना चाहिए। जब तक संपर्क नहीं होगा तो विद्युत बल आरोपित नहीं होगा। इसी तरह आप किसी पर अपने हाथ के मांसपेशी का बल लगाना चाहते हैं, पेशीय बल, तो वहां भी संपर्क होना जरूरी है। आप घर्षण बल किसी भी चीज पर आरोपित करना चाहते हैं तो वहां पर भी सतहों के बीच संपर्क होना जरूरी है। तो विद्युत बल, पेशीय बल, घर्षण बल ये सब स्पर्श बल का उदाहरण हुआ। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, पेड़ से फल टूट करके नीचे गिरता है तो पृथ्वी से वह संपर्क में नहीं होता है, उससे पहले ही पृथ्वी उस पर अपनी तरफ क्या करती है? बल लगाती है। तो वहां पर जो बल लगता है वह दूरी पर क्रिया बल है। इसी तरह चुंबक जो किसी चीज पर बल लगाती है वह दूरी पर क्रिया बल का उदाहरण है, क्योंकि चुंबक और उस चीज में संपर्क नहीं भी हो तब भी चुंबक उस पर क्या लगाती है? आपको फोर्स अप्लाई करती है। तो वो दूरी पर क्रिया बल का उदाहरण हो जाएगा। आगे याद रखिएगा रॉकेट जो उड़ान भरती है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर उड़ान भरती है। और देखिए न्यूटन का दो गति नियम तो बताए थे, तीसरा बीच में हम नहीं लिखे हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। यह आपको न्यूटन का तीसरा गति नियम है। देखिए जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? घूमती है, चारों बगल गति में रहती है, तो एक बल उसको केंद्र की तरफ खींचता है और दूसरी बल जो है बाहर की तरफ खींचती है। तो जो बल केंद्र की तरफ खींचता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और जो बल बाहर की तरफ खींचता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक होता है F बराबर v²/r, यानी वस्तु के वेग का वर्ग बटे जिस पथ पर वह घूम रहा है उसकी त्रिज्या। तो ये व्यंजक याद रहे कि नहीं रहे, काम चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है
कि मौत का कुआं जो होता है ना, वहां पर अभिकेंद्रीय बल का सिद्धांत कार्य करता है। और जो आपको चक्रीय झूले होते हैं, क्रीम निकालने वाली मशीन होती है, मक्खन को निकालने वाला, या कपड़ा का जो ड्राई क्लीनर होता है आपको, वहां पर अपकेंद्रीय बल क्या करता है, कार्य करता है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। आपको याद रखना है, एक यूनिट बिजली जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 वाट सेकेंड प्रति जूल के बराबर होती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखे हैं। 1 to 5 में आप इसको नहीं भी याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, जिनका पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड इस पर औसत में है स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी का मान ध्रुव पर सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी का मान अधिकतम होता है, और पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान न्यूनतम होता है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर, और न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर। इसके बाद इसमें पलायन वेग है, वह वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने पर वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है और पुनः वापस नहीं लौटती, उसको पलायन वेग कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पृथ्वी के कक्षा में जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट चक्कर काटती है ना, उसका परिक्रमण काल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह के द्रव्यमान का परिक्रमण काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी याद रखिएगा कि किसी उपग्रह के चाल को √2 गुना अर्थात 41% यदि बढ़ा दिया जाए तो वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर बाहर हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। इसके बाद और यहाँ पर बातें हैं, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ही आपको याद रखना है। इस्पात जो है वह रबर से ज्यादा प्रत्यास्थ होता है ना, यानी इस्पात का हम जितना पतला तार बना सकते हैं उतना हम रबर का नहीं बना सकते। तो इस्पात जो है रबर से ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। इसके बाद हुक का नियम है, ये नियम नहीं हो याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। अब है गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है, और गर्म करने पर जिसका आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। और सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वह प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यदि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब को दुगुना कर दिया जाए ना, जितना है वायुमंडलीय दाब उससे दुगुना कर दिया जाए, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आजकल जो डिस्क ब्रेक होता है, जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। द्रवों में दाब का नियम पास्कल ने दिया, द्रवों में दाब का नियम पास्कल ने दिया। आर्किमिडीज ने पलावन का सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज ने पलावन का सिद्धांत दिया। दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है लेक्टोमीटर, वह
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लोहे का कील पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज तैरता रहता है। इसकी व्याख्या भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर की जा सकती है। अब आगे आप लोगों को संसंजक बल और असंजक बल पढ़ना है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको स्वसंजक बल कहते हैं, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको असंजक बल कहते हैं। जैसे कि याद रखना है कि ठोस में स्वसंजक बल का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। असंजक बल क्या है? अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल होता है। ब्लैक बोर्ड पर जो आप चौक से लिख पाते हैं वह असंजक बल या एडहेसिव फोर्स के कारण ही लिख पाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना एडहेसिव फोर्स के कारण, असंजक बल के कारण संभव हो पाता है। इनके बाद पृष्ठ तनाव का उदाहरण याद रखना है आप लोगों को। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आकार को निम्नतम रखना चाहती है। आपको याद रखना है पानी का बूंद गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का बूंद गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। मिट्टी का तेल छिड़कने पर पानी की सतह पर उपस्थित मच्छर के लार्वे मर जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। गरम खाना स्वादिष्ट लगता है, इनका भी कारण पृष्ठ तनाव है। अब केशिकत्व का उदाहरण है। लालटेन के बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वह केशिकत्व का उदाहरण है। पौधे के जड़ से जल और खनिज लवण जो पत्तियों तक पहुंचती है वह भी केशिकत्व का उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को जो सोख लिया जाता है यह भी केशिकत्व का उदाहरण है। देखिए, आकाश में बादल जो तैरते हुए दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? तो याद रखना है सीमांत वेग के कारण। सीमांत वेग के कारण आकाश में बादल तैरते हुए दिखते हैं। वेंटूरी मीटर जो है बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। यदि एग्जाम में पूछे वेंटूरी मीटर किस प्रमेय पर कार्य करता है तो बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। ये सरल लोलक का आवर्तकाल है, याद रहे तो रहे, नहीं तो नहीं। कैपिटल टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2π√L/g होता है। फिर याद रखना है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तरंग का जो वेग होता है वह आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है और इस्पात में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ध्वनि की चाल हवा में सबसे कम होती है और इस्पात या ठोस में सबसे ज्यादा होती है। वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है और ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति श्रव्य ध्वनि से कम होती है
उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो आवाज पतली होती है वह तारत्व के गुण के कारण, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज जो पतली होती है वह किस गुण के कारण होती है? तो तारत्व के गुण के कारण होती है। यदि मैक संख्या, अब पूछिएगा मैक संख्या क्या है, तो अब इंटर का फिजिक्स पर ये न तो याद कीजिए कि मैक संख्या यदि 1 से ज्यादा हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक होती है। आपको याद रखना है 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है और 1 किलो कैलोरी 4.186 गुना 10⁻³ जूल के बराबर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। अब इसमें एक पेज बचा है और फिर क्वालिटी का भी पीडीएफ बचा है। आज 15 मिनट लेट से आप लोगों का क्लास भी शुरू किए और हमें मंगलवार भी है, लगातार बोलते बोलते थोड़ा थक गए, तो बदले में कल इनको पूरा करते हुए आगे का जो पीडीएफ है उनको भी हम पूरा करेंगे। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत? बस आप लोगों को करना क्या है, क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ना उसको पुनः सुनना है और फिर से पढ़ना है। जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट उनको तो ये सारा चीज़ लगभग याद ही होगा, लेकिन जो केवल सीटेट किए हैं, जिनका साइंस से नाता लंबे समय से छूटा हुआ है, तो उनको तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इतने कम समय में ये सब इतना समझने का कोई उपाय नहीं है। सामग्रियों को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते रटना पड़ेगा, आपस में डिस्कशन करते हुए रटना पड़ेगा। देखिए आज तो समय हमको कम मिला, लेकिन आप लोगों को जैसे आधा घंटा 1 घंटा हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद कल से जो है लगातार क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप जो क्वेश्चन का आंसर सब आदमी कमेंट कीजिएगा, जो पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उससे जो है आप लोगों को याद होगी ना। और तो ये कार्यक्रम कल से चलेगी। आज हम ज़्यादा अब नहीं बोलेंगे, आज के लिए इतना ही, कर मिलते हैं।